हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास का 3rd चैप्टर रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण देखा था। हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए कुछ ग्राफ पढ़े थे और अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आज भी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ही बात कर रहे हैं। हम बात करते हैं आज प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल का। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल। अर्ध आयु काल। अर्धायु काल मतलब हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम पढ़ने वाले हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। दोस्तों, आप ये तो जानते हो कि अर्धायु काल क्या होता है। अर्धायु काल वह समय है जिसमें क्रियाकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। मतलब जितने समय में क्रियाकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है वह समय अर्धायु काल है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। जैसे मान लो तुम्हारे पास क्रियाकारक की सांद्रता है 10 और वो 10 से आधी रह गई, 5 रह गई। जितने समय में रही वह समय है क्रिया कारक, वह समय है अर्ध आयु काल। क्लियर? अच्छा, जब क्रिया कारक की सांद्रता आधी रह जाती है तो दोस्तों उत्पाद की सांद्रता आधी बढ़ जाती है। सही है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ए से बना उत्पाद। ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता मतलब T बराबर 0 पर सांद्रता है A और उत्पाद की प्रारंभिक सांद्रता 0 होगी। T बराबर 0 पर मतलब प्रारंभ में क्रिया कारक की सांद्रता A है। प्रारंभ में उत्पाद तो होता ही नहीं है, उत्पाद की सांद्रता है 0। अब मान लो अर्धायु काल आ गया, मतलब T हाफ पर अर्धायु काल आ गया। इसका मतलब क्रिया कारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की कितनी रह जाएगी? आधी। मतलब प्रारंभिक सांद्रता A थी और A में से A/2 गई तो उत्पाद भी तो A/2 बन जाएगा। मतलब एक तरह से अर्धायु काल वह समय है जिसमें क्रिया कारक की सांद्रता आधी रह जाती है, वह उत्पाद आधा बन जाता है। ठीक है। तो हम एक बात लिख सकते हैं, अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हो तो हम ऐसे कह सकते हैं, ढंग से सुनना और मेरी बातों को समझना। हम ऐसे कह सकते हैं दोस्तों, T हाफ पर अर्धायु काल पर उत्पाद की सांद्रता उत्पाद की सांद्रता का सिंबल है X। वो कितनी हो जाती है? उत्पाद की सांद्रता हो जाती है A/2। ठीक है। अब आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल है कितना वो ज्ञात करना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमारे पास एक ही समीकरण है, KT बराबर 2.303 log 10 A/A-x। यह है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। क्लियर? अच्छा, अब मान लो ये जो समय है ये अर्धायु काल है। अर्धायु काल मतलब T हाफ है। तो जब ये समय अर्धायु काल है तो दोस्तों क्रिया कारक की सांद्रता आधी रह जाती है और उत्पाद की सांद्रता आधी बन जाती है। मतलब X का मान कितना हो जाएगा? A/2। क्लियर? ऐसे कर सकते हैं ना, पर संबंध अर्धायु काल पढ़ रहे हैं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं फिर KT हाफ बराबर 2.303 log 10
ऊपर तो a बचेगा, a में से a/2 गया तो a/2 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? a में से a/2 घट गया तो a/2 बचेगा। अब ये 2 ऊपर चल जाएगा तो a से a कट जाएगा। तो KT हाफ बराबर कितना आएगा? KT हाफ बराबर आएगा 2.303 log 10 2 आ जाएगा। और log 2 का मान कितना होता है दोस्तों? 0.3010। log 2 का मान ये आपको याद होने चाहिए। log 2 का मान होता है 0.3010, मैं रख सकता हूं। तो KT हाफ बराबर आ जाएगा 2.303 गुना 0.3010। क्लियर? अब जब आप इन दोनों को गुना करोगे तो ये आएगा 0.693 तो टी हाफ बराबर कितना आएगा? टी हाफ बराबर आ जाएगा, इन दोनों का गुना किया 0.693 और ये बटे में के आ जाएगा नीचे। तो हमने ये निकाल लिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया का हाफ टाइम। हाफ टाइम मतलब या हाफ लाइफ मतलब अर्धायु काल। हाफ लाइफ अर्धायु काल। तो अर्धायु काल कितना है? 0.693 बटे के। हम ये भी कह सकते हैं ये अर्धायु काल और वेग नियतांक के मध्य रिलेशन है। किसमें? प्रथम कोटि की अभिक्रिया में। तो इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट याद रखें, ये भी बहुत काम आने वाला फॉर्मूला है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का फॉर्मूला होता है 0.693 बटे के। अच्छा, आपने जीरो कोटि की अभिक्रिया जो थी, शून्य कोटि की, उनके लिए भी आपको मैंने अर्धायु काल बताया था, वो आया था a/2 के। टी हाफ बराबर आया था a/2 के और यहाँ टी हाफ बराबर है 0.693 बटे के। तो दोस्तों आप पहले वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम इसे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। नोट कीजिए। ये समझ में तो आ गया होगा आपको। अब हम आगे बढ़ेंगे। नोट कर लिया दोस्तों? अब आगे सुनो मेरी बात को, तसल्ली से सुनना और समझना। मान लो मैं एक बात बताता हूं और ढंग से समझना। ठीक है? और बात को ढंग से समझना और ढंग से सुनना, एक एक शब्द को बहुत ही गहराई से मेरी बात को समझना। मान लो ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ए से बना उत्पाद। ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसकी प्रारंभिक सांद्रता T बराबर 0 पर, प्रारंभिक सांद्रता 100 है। तो इसकी प्रारंभिक सांद्रता उत्पाद की कितनी होगी? 0। प्रारंभ में उत्पाद नहीं होता है। ठीक है? अच्छा, अब बात को मेरी को सुनना। मैं एक आपके सामने एक डायग्राम के रूप में से समझा रहा हूं। मैंने इसमें कुछ बिंदु बना दिए हैं। ठीक है? ये बिंदु सांद्रता को दर्शा रहे हैं। ठीक है? क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? 100। और प्रारंभिक सांद्रता को हम A से प्रेजेंट कर सकते हैं। A से ही करता है मैं। क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता को हम A से प्रेजेंट करते हैं और वो कितनी दी है? 100। अब मान लो वो 50 रह गई। 50 रह गई मतलब कितनी रह गई? a/2। प्रारंभिक सांद्रता A है तो a/2 रह गई। अब ये कितने समय में रही? लड़के ने कहा ये रही टी हाफ समय में, अर्धायु काल में। अर्धायु काल वह समय होता है जिसमें क्रिया कारक की सांद्रता कितनी रह जाती है? प्रारंभिक सांद्रता की आधी। ठीक है? अब ये सांद्रता 25 रह गई, 50 से घट करके। क्रिया कारक की सांद्रता पहले 100 से 25 रही, 100 से 50, अब 50 से घट के 25 रह गई। मतलब कितनी रह गई? a/4। a/4 ही तो बचेगा, a का मान 100 है ना, तो 25 रह गई, तो मतलब a/4। बताओ ये कितना समय लगा 50 से 25 होने में? लड़के ने कहा अर्धायु काल ही लगा, टी हाफ। मैंने क्यों? देखो अब इसको प्रारंभिक सांद्रता मानते हैं
तो ये अगर 50 को आप प्रारंभिक सांद्रता मानते हो तो 50 की आधी रहने में अर्धायुकाल ही तो लगेगा भाई। प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए, प्रारंभिक सांद्रता 50 मान करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। 50 की 25 रहने में भी समय अर्धायुकाल ही तो लगेगा। अब मान लो ये 25 से 12.5 रह गई, मतलब कितनी हो गई, A/8। सही है, A का मान 100 है, तो ये समय भी अर्धायुकाल आएगा। अर्धायुकाल वह समय है जिसमें क्रियाकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। 25 को प्रारंभिक मानो। अब ये 12.5 से 6.25 रह गई, A/16, तो ये समय फिर अर्धायुकाल लगेगा। इसका मतलब तो ये निकला, आप ढंग से सोचो और समझो तो, ये अभिक्रिया जो है, मेरी बात को सुनना, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है ये तो अनंत समय में पूर्ण होगी। कैसे? मान लो क्रियाकारक की अर्धायुकाल तुम्हारा 5 मिनट है, T½ का मान कितना है, 5 मिनट। समझना, 100 से 50 होने में, क्रियाकारक की सांद्रता को 100 से 50 होने में 5 मिनट लगे, फिर 50 से 25 होने में फिर 5 मिनट लगे, 25 से 12.5 होने में फिर 5 मिनट लगे, 12.5 से 6:30 होने में फिर 5 मिनट लगे, 12.5 से 6:15 होने में फिर 5 मिनट लगे। इसका मतलब क्या है कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया स्लो होती जा रही है। देखो, 100 से 50 होने में 5 मिनट, और 50 से 25 होने में फिर 5 मिनट, 25 से 12.5 होने में फिर 5 मिनट। अभिक्रिया स्लो होती जा रही है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया जब स्लो होती जा रही है तो इसका मतलब ये तो अनंत समय में पूर्ण होगी। 6:15 का आधा होने में फिर 5 मिनट। समझ गए? तो ये अभिक्रिया तो धीरे 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 बहुत स्लो होती चली जाती है। मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है दोस्तों, याद रखें, ये अनंत समय में पूर्ण होती है। क्लियर? और अब मेरी दूसरी बात सुने, मैंने ये कहा कि 3 अर्धायुकाल, एक अर्धायुकाल बाद क्रियाकारक की सांद्रता कितनी बची? लड़का ने कहा A/2। एक अर्धायुकाल है, एक अर्धायुकाल बाद A/2, और 2 अर्धायुकाल बाद लड़का ने कहा A/2, A/4 बची। 3 अर्धायुकाल बाद A/8 बची। मतलब जब एक अर्धायुकाल बाद क्रियाकारक की सांद्रता A/2 बची, तो 2 अर्धायुकाल बाद क्रियाकारक की सांद्रता बची A/2 3 अर्धायुकाल बाद क्रियाकारक की सांद्रता बची A/2 देख लो आप, 3 अर्धायुकाल बाद क्रियाकारक की सांद्रता A/8 ही तो बची है। इसका मतलब n अर्धायुकाल बाद कितनी बचेगी? A/2 2 अर्धायुकाल बाद A/2 3 अर्धायुकाल बाद A/2 तो n अर्धायुकाल बाद क्रियाकारक की सांद्रता कितनी बचेगी? A/2 मैं सिंपल कहता हूं, 5 अर्धायुकाल बाद क्रियाकारक की सांद्रता कितनी शेष रह जाएगी? तो A/2 क्लियर है क्या? तो अपन 2 बात लिखते हैं, इन बातों को नोट मत करें, केवल समझें और इन्हें याद करें। तो पहली बात तो मैं ये लिख सकता हूं, जो बातें मैं समझा रहा हूं इन्हें याद रखें, कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ये एक बात तो मैंने आपको ये समझाई कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया अनंत समय में पूर्ण होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण होती है? अनंत समय में। अनंत समय में पूर्ण होती है, इसका मतलब पूर्ण होती नहीं है, चलती रहती है। अनंत समय का मतलब पूर्ण नहीं होती, चलती रहती है। अनंत समय में पूर्ण होती है। एक बात तो ये हो गई मेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात अभी जो समझाई थी, n अर्ध आयु काल बाद, n अर्ध आयु काल बाद क्रियाकारक की शेष सांद्रता कितनी बताई थी? बताओ। क्रियाकारक की शेष सांद्रता बताई थी मैंने A/2
2n। ये है क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता। तो 6 अर्धायु काल बाद कितनी बचेगी? a/2 सही है? अरे सही है क्या? अच्छा, तो अब मैं आपको इस पर एक क्वेश्चन देता हूं सरल सा, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे, अपना दिमाग लगा करके करोगे। ठीक है? अरे क्लियर है ना? अरे क्लियर है? चलो तो एक क्वेश्चन देता हूं। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में क्रिया कारक की सांद्रता ठीक है 5 मिनट में प्रारंभिक सांद्रता 100 m की आधी रह जाती है। तो यहां तक क्वेश्चन को क्लियर कर लो। क्रिया कारक की सांद्रता 5 मिनट में प्रारंभिक सांद्रता 100 m की आधी रह जाती है। मतलब ये 5 मिनट अर्धकायु काल है उस अभिक्रिया का। ठीक है, तो अब बताइए 50 मिनट बाद क्रिया कारक की कितनी सांद्रता शेष रह जाएगी? मैं इसमें हेल्प नहीं करूंगा, आपको अपनी बुद्धि लगानी है। भाई 5 मिनट अर्धायु काल है, 50 मिनट का मतलब कितने अर्धायु काल हो गए? 10 अर्धायु काल हो गए। 5 मिनट 1 अर्धायु काल, अगले 5 मिनट 2 अर्धायु काल, अगले 5 मिनट तीसरा अर्धायु काल। तो मतलब वो ये पूछना चाहता है कि 10 अर्धायु काल बाद क्रिया कारक की सांद्रता कितनी शेष रह जाएगी। तो मुझे नहीं करना, जो आएगा वो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन शानदार है और आपको अपना दिमाग लगा करके सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बढ़ो। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण। दोस्तों, जब मैंने आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ाई थी तो उसके भी मैंने आपको उदाहरण बताए थे, याद है? उसके मैंने उदाहरण बताए थे, 2-3 उदाहरण दिए थे, वो याद रखना है। एक तो H2 और Cl2 वाला दिया था, एक फॉस्फीन गैस वाला दिया था और एक अमोनिया वाला। ये तीनों रिएक्शन याद होनी चाहिए। ऐसे ही हम अब पढ़ते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण देखते हैं, डायरेक्ट याद रखो। एक तो ये एग्जाम्पल याद रखो अमोनियम नाइट्राइट का। अमोनियम नाइट्राइट है ये NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइट, इसका नाम है
NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइड को जब हम गर्म करते हैं तो ये टूटता है N2 और 2 H2O बनेंगे। देख लो बैलेंस करके, H2O तो बनेगा तो 2 H2O बनेंगे ताकि हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2 हो जाए। तो ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसको बोलेंगे हम अमोनियम नाइट्रेट का तापीय अपघटन। जब हम कराते हैं तो N2 और जल बनता है और ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। एक एग्जाम्पल और याद रखें या इसको भी याद रखें, बुक पर, इस बुक में इस पर एक क्वेश्चन है, CH और इधर भी CH3, ऐसा ही डिटो इधर बनाना है, CH3 और ये भी CH3। मैंने कैसे बनाया ऐसे याद रखो। बीच में N डबल बॉन्ड N समूह बना लिया, एजो समूह बोलते हैं इसको, N डबल बॉन्ड N समूह को। इससे दोनों तरफ CH जोड़ दिए और CHO से 2 CH3 जोड़ दिए। इसका नाम है एजो आइसोप्रोपेन। एजो आइसोप्रोपेन, क्लियर? ये है एजो आइसोप्रोपेन। और जब इसको भी हम गर्म करते हैं तो ये एक तो N2 गैस बनाता है, ये दिख गया होगा, बीच में से N2 निकल गई। जब बीच में से N2 निकल गई तो बचे कितने? कार्बन बचे 3 और 3 6, कार्बन 6 बचे और हाइड्रोजन कितने बचे? 3 दूनी 6 और 1 7 और 7 इधर, मतलब ये एक हेक्सेन बचेगा, हेक्सेन। और ये अभिक्रिया भी, ये है एजो आइसोप्रोपेन का तापीय अपघटन। नाइट्रोजन गैस और हेक्सेन बनता है, ये भी एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसको भी याद रखें, इसका भी एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल याद रख लो। एक अमोनियम नाइट्रेट का तापीय अपघटन जिससे उत्पाद क्या बनते हैं? नाइट्रोजन गैस व जल। और दूसरा याद कर लो एजो आइसोप्रोपेन का तापीय अपघटन जिससे उत्पाद बनते हैं N2 गैस और हेक्सेन। ये दोनों ही प्रथम कोटि की अभिक्रिया हैं, मतलब इनकी कोटि कितनी है? 1 है। एक बात और याद रख लेना, नंबर 3, सभी रेडियो एक्टिव पदार्थों के विघटन की अभिक्रिया, रेडियो एक्टिव पदार्थों के विघटन की अभिक्रिया भी प्रथम कोटि की होती है, प्रथम कोटि की होती है। मतलब मान लो ये कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं जो विघटित होते रहते हैं। विघटित मतलब उनसे विभिन्न प्रकार के कण और विकिरण उत्सर्जित होते रहते हैं। ये मान लो कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो ये विघटित होता रहता है, इससे कण विकिरण उत्सर्जित होते रहते हैं। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ का जो विघटन होता है ये भी प्रथम कोटि अभिक्रिया है। मान लो ऐसे ये कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है और ये विघटित होकर के B और C बना रहा है, तो ये जो अभिक्रिया है ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। क्लियर? तो ये भी याद रखें। तो 3 एग्जाम्पल याद रखें। इस वीडियो को पॉज करके इन तीनों एग्जाम्पलों को आप फटाफट नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? अब मेरी बात सुनो, इसके बाद पढ़ेंगे हम दोस्तों अब संघट्ट सिद्धांत या टक्कर सिद्धांत। संघट्ट सिद्धांत या टक्कर सिद्धांत, और यह सिद्धांत हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है? तो आज की वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है दोस्तों? तो हम अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, डेली टाइम से टाइम पढ़िए, अपने पढ़ाई का शेड्यूल बनाइए, सुबह जल्दी जगिए, क्योंकि केमिस्ट्री की जो वीडियो है वो सुबह 6 बजे अपलोड हो जाती है
और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो जगते ही लेट हैं, तो वो सुबह जल्दी जगें ताकि वीडियो को टाइम से देख सकें। आपकी वीडियो जो अपलोड होती है वो इस तरह से होती है, सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं, तो आप सुबह जल्दी जगा करो जिससे आप आसानी से इन्हें कवर कर सकें। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।